आज हम गंगाराम पटेल और बुलाखे नाई की यात्रा का 9वां पड़ाव रहस्यमय स्त्री पढ़ेंगे। काशी यात्रा के अगले पड़ाव में नए शहर में पहुंचकर बुलाखे नाई ने बाजार में जो दृश्य देखा वह बहुत अद्भुत था। वह कुछ इस प्रकार था। बुलाखे नाई ने बाजार के एक चौराहे पर देखा कि रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर वह स्त्री रथ से उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाखी यह दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। तब रोज की तरह भोजनोपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बुलाखी, इस शहर में श्रीधर नामक व्यक्ति का विचार था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गोना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू को गोना कराने के लिए किशोर को उसके ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी नहीं पाया था कि न जाने किधर से एक बिल्ली ने आकर उसका रास्ता काट दिया। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। फिर अगले दिन वह जब ससुराल के लिए रवाना हुआ तो उस स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। यह देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और वापस लौट आया। तीसरे दिन जब वह फिर से उस स्थान पर जा पहुंचा तो इस बार बहुत सावधान था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन इस बार उसे वह बिल्ली दिखाई ही नहीं दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक सुंदर स्त्री को वहां खड़ी देखा। उस सुंदरी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान, क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? किशोर लाल ने कहा, बात यह है श्रीमान कि मुझे भी उसी ओर जाना है। यदि आप रथ में मुझे भी स्थान दे दे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। किशोर बोला, इसमें आभार कैसा? रथ खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं। किशोर ने उस सुंदरी को रथ में बिठाया और रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रही। किशोर ने उसे बता दिया था कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वह अपनी पत्नी का गोना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई। उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से समय में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने जा रही हो। यह सुनकर किशोर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे मुसीबत? युवती बोली, मुसीबत कैसी होगी यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। किशोर ने पूछा, यदि ऐसा है तो तुम उसका कोई निराकरण सुझा सकती हो? युवती बोली, निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, यदि तुम सतर्कता बरते तो संभव है। उस दिन बुलाइए पत्ती से छुटकारा मिल जाएगा। देखो, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपने ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हारा सारा भय अपने ससुराल में ही है। इसलिए वहाँ जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना। और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकाल कर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। उसके बाद ही ग्रास अपने मुंह में डालना। पानी पाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। युवती की हिदायत सुनकर किशोर ने कहा, धन्यवाद देवी, मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। रास्ते भर दोनों की बातें चलती रही। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था। अतः वह युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी बलैया ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। कहानी के बीच में अचानक बुलाखे नाई ने पूछ लिया, अरे ऐसा क्यों?
पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए था। पटेल जी बोले, हाँ सो तो है बुलाकी, लेकिन ऐसा वही युवतियाँ किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिसके मन में विवाह से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी। बात दरअसल यह थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा था कि अब वह अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। बुलाकी ने पूछा, पटेल जी आगे क्या हुआ? गंगाराम ने बताया, आगे यह हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेम कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय, तुम ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना ना पड़े। उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, सौदामिनी जाना तो एक न एक दिन तुम्हें पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारे उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। सौदामिनी व्याग्रता से बोली, तो फिर करो ना वह उपाय, मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। कोतवाल उसे एक पुड़िया पकड़ाते हुए बोला, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तो वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालात में वह कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन और अपने मिलने का आनंद ले सकेंगे। जहर की वह पुड़िया लेकर सौदामिनी अपने घर चली गई। अब वह इस मौके की तलाश में रहने लगी कि अब उसके पति को वह जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया था। सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने के एकांत कमरे में सोने चले गए। दिन पर जब किशोर उठा तो सोच जाने से पूर्व उसने अपने पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। ऐसा करने से उसका सोच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। योगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा पानी पी गया। जैसे कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई। देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह सतब सी रह गई, लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर मर दिया। फिर चीखने लगी, अरे पकड़ो इस दुष्ट को, देखो इस दुष्ट ने क्या कर डाला, इसने मेरे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। सौदामिनी की चीख सुनकर घर के सारे लोग और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। यह सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वह लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने बारे में सफाई देने लगा कि मैंने यह दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ते देख एक व्यक्ति ने कोतवाल में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी को गुनाह कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वह युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। उसने सावधानी तो बहुत बरती थी, किंतु जो होना था वह होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते रहे और वह तरह तरह के कांशों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन सुबह उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह युवती उसकी सहायता के लिए आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील भी था। वकील ने किशोर की जमानत कराई। न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश पत्र कोतवाल को दिखाया, किशोर को कैद खाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वह तो न जाने उस पर कितना मुकदमा दर्ज करने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था तो उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। उस प्रदेश में जहाँ किशोर को कोई मददगार नहीं था, वह युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे काटे सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना ही पड़ा। इतनी कहकर कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया और हुक्के का गहरा कश खींचकर आगे बोले, बुलाकी, जानना चाहती हो कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? बुलाकी तत्परता से बोला, हाँ हाँ पटेल जी, यह बात तो जरूर बताइए। तब पटेल ने उसे बताया। पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हो गया कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, ना कि उसकी गर्दन दबाने से।
मृतक के गर्दन पर भी किशोर की उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। दूसरा, उस लोटे में भरे जल का भी निरीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में जहर मिलाया गया था, जिसका कारण हत प्राण को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो यही पता चला कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। यह भी पता चल गया कि वह जहर की पुड़ियों से किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गई और सौदामिनी और उसके वे संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के रूप में उसकी जांच करने के आदेश जारी कर दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा मामला हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वह उदास भाव से अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसने यह देख आश्चर्य हुआ कि वह युवती उस स्थान पर खड़ी थी जहां वह उससे पहली बार मिली थी। वह रथ से नीचे उतरा और श्रद्धापूर्वक उस युवती को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली, वह तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वह रथ के नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखिया, तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोरी लाल की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोर लाल था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। पटेल जी की बात सुनकर बुलाखी नाई बोला, नहीं पटेल जी, मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। यह तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे यह तो बताइए कि वह रहस्यमय महिला आखिर कौन थी? ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हुआ? आदि आदि। पटेल बोले, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं जो यह बात बता सकूं कि भविष्य में सौदामिनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी। उन्हें मौत की सजा मिलेगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उस रहस्यमय युवती के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वह तुझे बताता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में इस युवती के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य युवती के साथ विवाह रच लिया था। इस घटना से उसे इतना दुख पहुंचा कि इसने इहलोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस रथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरती हैं या फिर अपनी नवविवाहिता को लिवाने जा रही होती हैं। किशोर के साथ घटी यह घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वह अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना, यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस और सवाल पूछने बंद करो, रात आधी से ज़्यादा हो गई है, सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है। यह कहकर गंगाराम पटेल ने आंखें मूंद ली और बुलाखी नाई भी करवट बदल कर सो गया।